हेलो गाइस, हाजिर हैं हम फिर से कुछ बेहतरीन सवाल लेकर ट्रायंगल का। देखिए, पहला ये सवाल है जिसमें आपको सारा कुछ फिगर में ही दिया हुआ है, फिगर ही आपका सवाल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल 60 डिग्री है। कहा गया है कि निम्न में कौन सा सत्य होगा। पहले आप पॉज करके रोकिए, वीडियो को रोक करके आप इसको खुद से प्रयास कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए, कोई भी सवाल जब आपके सामने आता है, अगर उसमें पूरा ताकत लगाए बिना अगर आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो उस सवाल का मुश्किल से आप 25% सीख पाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। आ जाइए सवाल में। कहा गया है सवाल में, ये हमारा ए है, बी है, सी। अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब दिमाग हमारा यहाँ काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये कुछ दिया नहीं है। सब ऐसा है नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि हम कुछ लगा सकते हैं इसमें। तो जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो ये 60 डिग्री हमारा है ना, हम यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का वेराइटी हमें पता है ही नहीं। ये भी रहता है आइसोसेलेस या कुछ उस टाइप का ट्रायंगल रहता, तो ऐसा हम कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो ABC में एक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, ABD जो है वो कैसा त्रिभुज बन जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें ये कोण कितना होगा 60 डिग्री का, और ये क्या है, B है। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाता है L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा L sin थीटा। सामने वाला में sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकालना है तो कर्ण में sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये निकालना है तो कर्ण में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो BD को हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, B के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, B sin 60। sin 60 का मान होता है √3/2, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, B × √3/2। उसी तरह से AD हम निकाल सकते हैं, B cos 60, यानी cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, B/2। चलिए ठीक है, इतना निकल गया। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए, तो हम कह सकते हैं BD को A² - CD², CD यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी लंबाई क्या होगी, C - B/2, है ना। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि BD² बराबर BC² यानी A² माइनस CD², CD हमारा क्या है, C - B/2, इसका होल स्क्वायर। BD यानी B √3/2, है ना, दैट मीन्स 3/4 × B²। अगर BD के स्थान पर हम वो रख देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसा ही आएगा, बराबर A² माइनस बोलिए C² प्लस B²/4 माइनस 2C B/2, 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, CB यानी BC, ठीक है। तो 3/4 B² है ना। अच्छा, यहाँ पर माइनस में B²/4 जो होगा इधर ले आएंगे तो प्लस में B²/4 हो जाएगा, B²/4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, A² माइनस C² माइनस BC। तो ये आपका B² के बराबर हो जाएगा। ये है 3 गुना B²/4 और ये है 1 गुना B²/4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 गुना B²/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, B²। अच्छा, B² देखिए, A² आपका दूसरे साइड में सारा ऑप्शन, अब बाकी एक साइड में आप ले आइए, तो B² प्लस C² प्लस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस BC बराबर आपका क्या रह जाएगा, A²। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, B नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, ज्योमेट्री का जो भी आपका कॉपी होगा उसमें एक पेज आप प्लेन रखिएगा और उसका हेडिंग दीजिएगा टू मेमोराइज, है ना। हर एक टॉपिक में कुछ 2-4 पॉइंट हम ऐसा आपको देंगे जो कहेंगे कि इसको आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा सहज होगा इसको याद रखना।
ठीक है। जैसे कि हमने आपसे कुछ दिन पहले एक ज्योमेट्री का ही एक सवाल हमने आपको दिया था, अगर ये ए है, ये बी है, ये एच है, तो हमने कहा था कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ए इंटू बी बटा एच बराबर 2r। आप याद रखिए, जहाँ आर क्या है, सरकम रेडियस है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम कहेंगे कि आपको याद रखना है इस चीज़ को, तो आप उस पेज में लिखते चले जाइएगा। हर एक टॉपिक में 2-4 पॉइंट ऐसा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हम याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा देते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको कहेंगे, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जनरल कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में वो सारा स्टूडेंट बैठता है जो इंटरमीडिएट में जिनका साइंस था वो भी और जिनका आर्ट्स था वो भी। तो इंटरमीडिएट के पहले ये कोसाइन रूल पढ़ना नहीं है, पढ़ना है इंटरमीडिएट के बाद। तो ये जो है हमारा सिलेबस में नहीं है। आपसे जो हमने अभी सॉल्यूशन दिया था उसी सॉल्यूशन को एक्सपेक्ट करके आपसे ये सवाल पूछता है, लेकिन थोड़ा ये सब अगर हम इस चीज़ को जान लेंगे तो ये सवाल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में कोसाइन रूल क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा और तीनों साइड में एक रिलेशनशिप होता है, उसी पे आधारित ये कोसाइन रूल होता है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इसके अगल बगल वाला साइड कौन सा है, सो देखिए ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाले को घटा दीजिए माइनस बी स्क्वायर। सब स्क्वायर में है, ध्यान रखना, सब स्क्वायर में है। डिवाइड कर दो, 2 गुना ये जो दोनों साइड वाला है यानी ए सी को, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, इसके अगल बगल में कौन है, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने कौन है सी, तो सी स्क्वायर को घटा दिया 2ab, ठीक है। अगर ये बीटा है तो कॉस बीटा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी सी, ठीक है। तो अगर इस सवाल में आप कोसाइन रूल लगा दीजिएगा तो बड़ा आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया है सवाल देने वाला कि आप कोसाइन रूल जानते होंगे, वो यही सोचता है कि आप बिना कोसाइन रूल के बनाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये जान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल को बनाना। देखिए, ये 60 है ना, तो cos 60 हम लगा देंगे, cos 60 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाला यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। cos 60 का मान क्या होगा, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा इधर, तो bc इस तरफ आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, bc को इस तरफ ले आ जाओ, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में आ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा कोसाइन रूल से बनाना। कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 30, ठीक है। चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक 90 और इधर बच जाएगा 30, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारे ट्रिगोनोमेट्री में बताएंगे आपको। तो माइनस साइन 30 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर कॉस 120 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये माइनस है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और सी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। गैस सवाल को पढ़ लीजिए, बेहतरीन सवाल है, 3rd नंबर क्वेश्चन है ये आपका, बेहतरीन सवाल है। खुद से पहले पूरा दिमाग लगाइए इसमें, खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिए, कहा गया है सवाल में कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, ध्यान रखना, अपना पूरा एफर्ट लगाए बिना भूल कर भी हमारा सॉल्यूशन मत देखना, नहीं तो आपका जो नुकसान होगा ना वो आपको पता नहीं है।
लेकिन हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको कि 100% एफर्ट लगाए बगैर अगर सॉल्यूशन को आप देखिएगा तो जितना परसेंट एफर्ट आपने लगाया है उतना ही परसेंट आपको सॉल्यूशन का फ़ायदा मिलेगा। मत समझना कि हम सॉल्यूशन पूरा देखे हैं यानी पूरा फ़ायदा हमें मिल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे अनुभव होता है, ये सब बातें समझ में आएंगी। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। PQR ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर क्या है PQR, तीनों मिड पॉइंट है। जैसे BC का मिड पॉइंट कौन है P, AC का मिड पॉइंट कौन है Q, AB का मिड पॉइंट कौन है R। अब आपसे कहा जा रहा है कि ABC का एक सरकम सेंटर है, ABC का क्या है एक सरकम सेंटर है, वो कौन है O है। मान लो कि यहाँ पर O होगा, मान लेते हैं यहीं पर O होगा। अब कहा जा रहा है कि ये O जो है ना वो PQR के लिए क्या होगा, ठीक है, O जो है वो PQR के लिए क्या होगा। अब समझना ठीक से, पहले तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे इस सवाल को समझाने के पहले कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में हो या कहीं भी एक पॉइंट हो, ठीक है, ये एक पॉइंट है। यहाँ से अगर आप एक पे परपेंडिकुलर गिराए हैं तो अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे पर भी ये परपेंडिकुलर ही होगा। इस बात को तो आप समझते होंगे। ये तो बाहर से हमने दोनों पे गिराया है, ट्रांसवर्सल हो गया तो आपको आसान लगा होगा, लेकिन अंदर से भी आप अगर एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इसी लाइन को बैक में आप खींच लेते हैं तो ये इस पर भी क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल ही है, ट्रांसवर्सल ही। इसको आप ऊपर खींचिए या नहीं खींचिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका तिर्यक छेदी रेखा जिसे आप हिंदी में कहते हैं वही है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि अगर हम ABC एक ट्रायंगल है, Q और R मिड पॉइंट है AB और AC का, तो इसको मिलाने वाली रेखा जो है वो BC का पैरेलल होगा, PQ उसी तरह से AB का पैरेलल होगा और RQ उसी तरह से AC का पैरेलल होगा। इन चीज़ों को तो आप समझते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कहा जा रहा है आपसे कि वो जो है वो इसका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर होने का मतलब क्या कि बाहर एक सर्किल होगा, बाहर एक सर्किल होगा, ठीक है, उसी का ये केंद्र है। इस बाहर वाले सर्किल का क्या है वो केंद्र है। अब बताइए कि R अगर मिड पॉइंट AB का है तो कई बार हम तो अभी सर्किल पढ़ाए भी नहीं हैं, फिर भी हमने कई दफ़ा आपसे कहा कि AB क्या हो जाएगा, एक इसका कोड हो जाएगा यानी जीवा हो जाएगा, और AB के मिड पॉइंट को अगर आप केंद्र से मिलाइएगा तो ये जो लाइन OR हुआ ये इस जीवा पे लंब होगा। ये बात तो हमने कई बार कहा आपसे, है ना। उसी तरह से ये जो हम लाइन खींच रहे हैं देखिए O से Q के पास, OQ भी क्या होगा AC पर लंब होगा। एक एक बात ध्यान से समझना, OQ क्या होगा AC पर लंब होगा, और O से जो हम P को मिला रहे हैं तो ये आपका OP जो है BC पर लंब होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, यानी RO, OQ, OP क्रमशः AB, AC और BC पर क्या है लंब है, ठीक है। अगर हम OQ को थोड़ा पीछे खींच दें, ऐसे में पीछे खींच दें, OQ को हमने बढ़ा दिया और यहाँ ऐसे मिला दिया और इसे हमने कहा X, तो QX जो है वो RP पर लंब होगा या नहीं लंब होगा। चूँकि RP AC का पैरेलल है तो अगर AC पे ये लंब है तो RP पर भी लंब होगा। इसी तरह से अगर हम इसे पीछे खींच दें, मतलब RO को अगर हम पीछे खींच दें तो ये भी क्या हो जाएगा QP पर लंब हो जाएगा, और इसे अगर हम पीछे खींच दें तो ये क्या हो जाएगा RQ पर लंब होगा। और वर्टेक्स से
वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब यानी अल्टीट्यूड का डिफिनीशन हमने आपको बखूबी बताया हुआ है ऑर्थोसेंटर में। अभिलंब यानी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हम किसे कहते हैं? इस ट्रायंगल में कोई भी अगर आप परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा तो ये अभिलंब नहीं कहलाएगा। अभिलंब कौन सा होगा? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो आप लंब डालेंगे। तो ये तीनों क्या हो गया? अभिलंब यानी अल्टीट्यूड। और जब जहाँ अल्टीट्यूड तीनों मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर। दैट मीन्स ओ जो है पी क्यू आर के लिए क्या हो गया? ऑर्थोसेंटर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आपका इमेजिनेशन को अगर आप, जैसे हमने आपको समझाया, ये बिना पेन का अगर आप इसको इमेजिन कर लेते तो फिर आप समझिए कि आप जीनियस हैं इमेजिनेशन में। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं, अभी आपने सॉल्यूशन देखा है, एक अलग से फिगर आप बनाइएगा। हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों का। अलग से फिगर इस तरह से बना लीजिएगा, एक ट्रायंगल, और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला एक ट्रायंगल। और फिर सोचना कि इसका जो ये क्या होता है, इसका जो सरकम सेंटर होगा वो क्या इसका ऑर्थोसेंटर होगा? अब उस पर सोचना। अब पूरा फिगर मत बनाना ऐसे सर्किल, जैसे आप इस तरह से सोचना कि अच्छा अगर सर्किल रहा चारों तरफ से तो ये तो उसका जीवा हो जाएगा उस सर्किल का। अब जीवा होगा तो ये उस पर लंब होगा, लंब अगर उस पर होगा तो इस पर भी लंब होगा, यानी इस ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। नाम भी मत देना, ये भी नहीं कि पी क्यू आर, इमेजिन करना सब बस कि हाँ ये एक अल्टीट्यूड होगा, ये एक अल्टीट्यूड होगा। जिस तरह से हम मार्क कर रहे हैं उस तरह से मार्क भी नहीं करना, इमेजिन करना। और तीनों अल्टीट्यूड को अगर आपने इमेजिन किया बिना पेन का तो आपका इमेजिनेशन पावर काफ़ी बढ़ेगा। और ज्योमेट्री में बस उसी चीज़ की आवश्यकता है। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। देखिए आसान सा सवाल है। कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसमें सारा ही कोण 60 डिग्री का होता है। अब कहा जा रहा है कि ये अल्टीट्यूड और ये साइड मतलब कोई भी साइड ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये सब तो बराबर ही होता है, और हाइट भी इसका सारा बराबर होता है। तो ये हमारा अल्टीट्यूड है, इसका लंबाई और इसके लंबाई का अनुपात। अच्छा पहले इसका लंबाई रखना है फिर इसका लंबाई रखना है। तो अगर ये थीटा, ये 60 डिग्री है, ये एल हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एल साइन 60 डिग्री। तो अनुपात क्या होगा? भुजा अगर एल है तो हाइट क्या होगा? एल साइन 60। एल से एल कट जाएगा, ये √1/√3/2, यानी आंसर क्या होगा? 2:√3। आसान सा सवाल था। अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल, एक ट्रायंगल आपको लेना है, वो होना चाहिए राइट एंगल यानी समकोण भी और समद्विबाहु भी। तो समद्विबाहु, अब ये तो किसी के बराबर हो नहीं सकता, ये तो दोनों से बड़ा ही होगा, तो जाहिर है यही दोनों बराबर होगा। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये अगर a है, ये भी a है, तो ये हो जाएगा a√2, क्योंकि इसमें एंगल कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। और ऐसे भी आप पाइथागोरस भी लगा करके सोच सकते हैं, a² + a² और उसमें रूट लगाइएगा तो आपका a√2 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये a√2 है तो ये क्या होगा? a√2 × cos sin 45 है ना, sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कट जाएगा आपका। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस पर लंब डालना है, इसकी लंबाई क्या होगी? इस लंब का लंबाई पूछा है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 1/2 × बेस इंटू हाइट। तो इधर से अगर हम निकालेंगे तो a² × 1/2, और इधर से हम एरिया निकालें तो 1/2, अगर ये h है तो h इंटू ये आपका क्या होगा? a√2। ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, a से a कट जाएगा, तो h का मान क्या हो जाएगा? a/√2। आपका h क्या हो जाएगा? a/√2। अब ये a का वैल्यू कितना है? 6। अब इसको याद मत कर लेना। वैसा ऐसा चीज़ अगर आप याद करना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर पूरा सिलेबस ही आपको याद करना पड़ेगा, ये आराम से निकल ही जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल
और कर्ण और ये इस ऊंचाई का गुणनफल समान होगा, क्योंकि जो दोनों का क्षेत्रफल में 1/2 होता है वो तो दोनों ही साइड में होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। आप 6/√2 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, है ना। ये हो गया 3 × 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 डिवाइडेड बाय √2। ये √2 से √2 कट गया, आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस हो तभी नहीं, अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मान लो कि ये है आपका 5 और ये है 12, ठीक है, और आपसे कहे कि बताइए इसके इस कर्ण पे अगर हम लंब डालते हैं तो उस लंब का लंबाई क्या होगा। तो हमने बताया था कि ये ट्रिपलेट में होता है, ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसका लंबाई पूछेगा तो हम सीधा क्या करेंगे, ये h है तो 5 × 12 बराबर h × 13, 1/2 दोनों साइड में कट जाएगा, मतलब हम सीधा आंसर कर देंगे 5 × 12/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आ जाइए। अगला देखिए वही सवाल है आपका, ये 15 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, 90 डिग्री है और ये AD आपसे पूछा गया है। आप तो जानते हैं ट्रिपलेट 3 4 5, 3 × 5 = 15, सब 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, है ना। 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, यानी ये क्या हो गया 25। अब इसका लंबाई कहेगा तो हम इन दोनों को गुना करके इसे डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 5 है, एक 5 इसका गया, एक 5 इसका गया, तो यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 4, 4 × 3 = 12, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगले सवाल में आ जाइए। देखिए एक सवाल जो दिया गया है वो उसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के मिड पॉइंट को जोड़ने से एक ट्रायंगल बनता है, ABC के मिड पॉइंट को जोड़ने से PQR बनता है। अगर PQR का एरिया 6 है तो पूरे का एरिया क्या होगा। ऑप्शन में 36 भी है, 24 भी है और 20 है, और क्या है, अनडिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका 4 गुना होगा 24। अगर आप ठीक से नहीं यहाँ संभल के करेंगे तो आप 6 गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन में ऐसा होता है। अगले सवाल में आते हैं। देखिए इंटरनल बाइसेक्टर का सवाल है, एकदम आसान है। कहा गया है OCB और OCA बराबर है, यानी ये इसके बराबर हुआ, OBC और OBA बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हुआ। ये 130 दिया हुआ, ये पूछ दिया है, तो 90 + θ/2 ये होता है। तो ये 90 प्लस कितना है, 40 है, तो 40 आपका θ/2 हुआ, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 80। अगले सवाल में आ जाते हैं। अच्छा देखिए अभी तक हम लोग का 9 सवाल हो गया है। जो 10वां नंबर का सवाल है उसमें ये कहा जा रहा है, हम ऐसे सवाल बोल रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि इन सेंटर, ठीक है, यानी अंतः केंद्र निम्न में किस त्रिभुज के अंदर में स्थित होता है। मतलब ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के इन सेंटर बाहर नहीं होगा, अंदर में होगा, ऐसा सवाल है। तो देखिए इन सेंटर चाहे कोई भी आप ट्रायंगल लीजिए, इन सेंटर होता है कौन सा, अंदर में जो सर्किल बनाते हैं उसी का ना केंद्र होता है इन सेंटर। तो इन सेंटर कभी ट्रायंगल के बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्किल जब आप अंदर बना रहे हैं तो केंद्र बाहर नहीं निकल सकता है। तो वही सवाल में पूछा गया है कि किस निम्न में किस ट्रायंगल के अंदर में इन सेंटर होगा। तो आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन में आपका ये सब दिया हुआ, आइसोसेलेस होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अंतः केंद्र हमेशा कहाँ होगा, अंदर में ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो सवाल नहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर, नहीं जो पूछा है वो हम बता दे रहे हैं आपको कि सरकम सेंटर जो है यानी परिकेंद्र, ये त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, भुजा पर भी हो सकता है, और भुजा और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। देखिए अगर ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये हमारा सर्किल है और ट्रायंगल अंदर में होगा, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि तीनों ही कोण इसका 90 डिग्री से कम होगा, तो उस कंडीशन में केंद्र कहाँ होगा, अंदर में होगा। लेकिन जब
राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा जब, मतलब एक कोण जिसका 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उस कंडीशन में केंद्र कहाँ पे चला जाएगा, ये ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है, हमने आपको बताया है परिकेंद्र कहाँ हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है उसका मिड पॉइंट जो है वही सर्कम सेंटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। और किसी भी सर्किल में बस उसके व्यास यानी डायमीटर से ही परिधि पर 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो ये व्यास हो गया, और व्यास जो है वो केंद्र से पास करती है, व्यास का मिड पॉइंट केंद्र होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब उसमें एक कोण जो है, तीनों कोण तो संभव नहीं है कि 90 से बड़ा हो, एक ही कोण, दो कोण भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, एक कोण जो है वो 90 से बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सेंटर है वो ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा है ना, यानी ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसके सामने वाली भुजा के पार होगा, ठीक है, उससे नज़दीक होगा। तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि अगर अधिक कोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए जो है ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो परिकेंद्र निम्न में किस भुजा के सबसे नज़दीक होगा, ये है आपका ए बी और ये है सी। उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए बी, बी सी और सी ए। तो अगर ए हमारा अधिक कोण है, ए ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये सबसे नज़दीक कोण किसके होगा, बी सी के। अच्छा, अब इस बात को भी आप समझिएगा कि अगर केंद्र यहाँ पर है, यहाँ पर अगर केंद्र है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों से ही समदूरस्थ होगा, चूंकि ये पॉइंट, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही से समदूरस्थ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा, किससे सबसे नज़दीक होगा, तो जो इस पॉइंट से डिस्टेंस साइड का लिया जाएगा वो ये वाला लंबाई नहीं है, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना होगा, और इस परपेंडिकुलर का जो लंबाई होगा ना वही इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस होगा। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देखिएगा सारा। अगर इस साइड पर हम इस साइड का डिस्टेंस पूछना है हमें, ये पॉइंट ओ है, ओ से ए सी का डिस्टेंस ये वाला नहीं होगा, वो होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन चीज़ों को समझिएगा, सवाल घुमा घुमा के इस तरह से आपसे पूछ सकता है और पूछता भी है, ठीक है। तो ये था आपका सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि जब त्रिभुज न्यून कोण रहेगा तो इसका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहेगा, जैसा कि इसमें था, ये आपका सर्कम सेंटर में था, ठीक है। यहाँ समझ लेना एक चीज़ को, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। जैसा सर्कम सेंटर में होता है ना कि न्यून कोण रहने पे सर्कम सेंटर अंदर में होता है, वैसा ही ऑर्थो सेंटर में भी न्यून कोण त्रिभुज रहने पर, मतलब तीनों ही कोण 90 से छोटा होने पर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। समकोण रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आ जाएगा बंधु, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ, वर्टेक्स पर। कौन सा वर्टेक्स, जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है, ये हम आपको बता चुके हैं ऑर्थो सेंटर में। और जब अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, जब अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तो सर्कम सेंटर इस तरफ चला जाता था ना। देखिए सर्कम सेंटर का टेंडेंसी क्या था कि पहले है यहाँ, है ना, उसके बाद क्या हुआ, अगर ये न्यून कर दिया जाए तो इधर आ जाएगा, ये 90 से छोटा बना दीजिएगा तो आपका ये इधर आ जाएगा, और जैसे ही 90 बनाया ये क्या हुआ, भाग गया, यहाँ पे चला गया। अब थोड़ा सा जैसे ही आप और आगे बढ़ा दिए, ये थोड़ा और आगे बढ़ के इधर निकल गया। समझ रहे मेरी बात को? ऑर्थो सेंटर उल्टा चलता है, न्यून कोण रहता तब यहाँ रहता, सम कोण होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और अधिक कोण कर दीजिएगा ना तो और इधर आ जाएगा। मतलब समकोण ये रहता तो यहाँ रहता, अधिक कोण रहने से क्या हो जाएगा, इधर। न्यून कोण में यहाँ, सम कोण में यहाँ, अधिक कोण में यहाँ। मतलब ये इस तरफ से भागता है और ये इस तरफ से भागता है। मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में कुछ तो रिलेशनशिप है। तभी तो अभी एक सवाल हमने देखा था जिसमें मिड पॉइंट को जब आप मिलाते हैं तो अंदर वाले ट्रायंगल का वो ऑर्थो सेंटर हो जाता है, और बाहर वाले ट्रायंगल का वही क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में एक रिलेशनशिप है,
ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं?